वेलकम टू पंकज कॉमर्स क्लासेज। आप सभी का बिहार शिक्षक भर्ती के 2.0 सेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एंटरप्रेन्योरशिप का सेशन। तो डेमो 1 है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि उद्यमी के रूप में कार्य करता एंटरप्रेन्योर एक्ट एज। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या मौजूद हैं। ऑप्शन है ए, एक कार्यकर्ता यानी कि एक वर्कर। तो उद्यमी कैसे काम करता है? एक वर्कर की तरह से काम करता, कार्यकर्ता के रूप में। बी, एक मालिक एंड ओनर के रूप में। सी, एक कार्यकर्ता भी और एक मालिक भी, तो ए वर्कर एज वेल एज एन ओनर। और डी, एक बिचौलिए मिडिल मैन की तरह से। या डी ई, इनमें से सभी आलापदीज। तो इसमें देखिए कि जब भी कोई इंटरप्रेन्योर होता है तो इंटरप्रेन्योर का मतलब कि दैट पर्सन हु इज टेकिंग रिस्क ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ। तो वो क्या है कि अपने मानसिक और शारीरिक का यूज करके, शारीरिक शक्ति का यूज करके और नई चीज इनोवेट करने की कोशिश करता है। तो वो इस तरह से एक कार्यकर्ता और एक मालिक दोनों की हैसियत से काम करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर, ए वर्कर एज वेल एज एन ओनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा एक है, मोटिवेशन इज ए। तो क्या है? मनोवैज्ञानिक स्थिति है, साइकोलॉजिकल सिचुएशन है। बी, आर्थिक स्थिति है कि इकोनॉमिक सिचुएशन है। सी, कानूनी स्थिति है, लीगल सिचुएशन है। डी, सामाजिक स्थिति है, सोशल सिचुएशन है। या ई है, इनमें से सभी आलापदीज। तो देखिए मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन से जो चेंज होता है किसी पर्सन के मन में, तो उसका जो मनोवैज्ञानिक स्थिति बदलती है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दैट इज मनोवैज्ञानिक स्थिति, साइकोलॉजिकल सिचुएशन। नेक्स्ट है, उच्च प्रारंभिक कीमत संबंधित, हाई इंट्रोडक्टरी प्राइस इज रिलेटेड टू। देखिए इंट्रोडक्टरी प्राइस का मतलब जैसे जब कभी कोई प्रोडक्ट है और इनिशियल वे में जब वो उसको इनोवेट करने के बाद में और लॉन्च किया जाता है प्रोडक्ट, तो उस टाइम पे जब प्राइस हाई रखे जाते तो किस वजह से रखे जाते हैं? ऑप्शन देखिए, मूल्य निर्धारण उद्देश्य। तो देखिए प्राइस डिटर्मिनेशन यानी कि प्राइस ऑब्जेक्टिव्स। बी, प्रवेश मूल्य निर्धारण, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग। सी, मूल्य स्कीमिंग, प्राइस स्कीमिंग। डी, लागत प्लस मूल्य निर्धारण रणनीति, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। और ई है, इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए, मूल्य निर्धारण का मतलब हो गया सिर्फ प्राइस डिटर्मिनेट करना या प्राइस का निर्धारण करना। तो दूसरा है प्रवेश मूल्य निर्धारण की मतलब शुरुआत में ही, जैसे जब प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उस टाइम पर प्राइस रखें। तीसरा मूल्य स्कीमिंग। देखिए प्राइस स्कीमिंग क्या होता है? प्राइस स्कीमिंग होता है कि जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है और वो प्रोडक्ट तब लॉन्च किया जाता है इनोवेटिव आइडिया लेकर के, मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो कि किसी दूसरे ने नहीं लॉन्च किया हुआ है। तो उस प्रोडक्ट के टाइम पर जो ओनर है वो क्या करता है? उसके प्राइस को हाई कर देता है। और जब वैसे ही बहुत सारे लोग उसको कॉपी करके, बहुत सारे अदर जो लोग हैं वो उस बिजनेस में आ जाते हैं, तब वो प्राइस को क्या कर देता है? लो कर देता है। इसी को बोलते हैं प्राइस स्कीमिंग। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ कि हाई इंट्रोडक्टरी प्राइस इज रिलेटेड टू, तो ये प्राइस स्कीमिंग यानी कि मूल्य स्कीमिंग से पे डिपेंड करता है, प्राइस स्कीमिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट विवरण किससे संबंधित है? बजट स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। ऑप्शन देखिए, ए, विपणन योजना। बी, वित्तीय योजना। सी, उत्पादन योजना। डी, मानव संसाधन योजना। ई, इनमें से कोई नहीं, मतलब मार्केटिंग प्लान है। कहते हैं बजट स्टेटमेंट है क्या? मार्केटिंग प्लान है कि फाइनेंशियल प्लान या प्रोडक्शन प्लान या ह्यूमन रिसोर्स प्लान या नन ऑफ दी। तो देखिए जब कभी हम बजट बनाते हैं तो बजट किस लिए बनाते हैं? सीधी सी बात है, कोई भी ऐसा वर्क हो और उसकी फाइनेंशियल प्लान से रिलेटेड, मतलब कि वित्तीय नीतियों के निर्धारण हेतु ही इस बजट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दैट इज वित्तीय योजना, फाइनेंशियल प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि संगठनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारी टर्नओवर को कम किया जाना चाहिए? देखिए टर्नओवर जो ये एक जो एम्प्लॉय की टर्नओवर की बात करी गई, एम्प्लॉय टर्नओवर यानी कि कर्मचारियों का आना और जाना। देखिए टर्नओवर आना
और टर्नओवर का मतलब कि कर्मचारियों का आना और जाना, तो नए कर्मचारी आते हैं और पुराने कर्मचारी जो है छोड़ करके जाते हैं, या रिप्लेसमेंट के जरिए, या आप कह सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट और डिस्चार्ज भी होते हैं कुछ एम्प्लॉय। तो देखिए टर्नओवर एक उचित मात्रा में होना अच्छी बात है, क्योंकि टर्नओवर से क्या होता है कि जो नए कर्मचारी आते हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जो कि नया अपना टैलेंट लेकर के आते हैं, और जो ऐसे कुछ कर्मचारी हैं जिनके अंदर में आप कह सकते हैं कि कैपेसिटी नहीं है तो वो चले जाते हैं। तो टर्नओवर एक तरह से देखा जाए तो अच्छा, लेकिन अगर टर्नओवर बहुत ज़्यादा होने लगे, लेबर टर्नओवर, तो फिर ये कहीं ना कहीं जो है ये नुकसान की निशानी है। यहाँ पर कंपनी या फैक्ट्री या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको लॉस हो सकता है, क्योंकि लेबर टर्नओवर अगर बहुत ज़्यादा होता है या वर्कर का टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है तो जो पहले से लेबर या वर्कर हैं उनको सारी मशीनरी के बारे में, मटेरियल के बारे में सारा नॉलेज होता है। नए नए वर्कर आते तो उनको ट्रेनिंग की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, प्लस उनको चीज़ें मालूम नहीं होती तो कहीं ना कहीं मशीनरी या मटेरियल का भी लॉस होता। तो अधिक मात्रा में टर्नओवर या ज़्यादा टर्नओवर कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी साबित होता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि संगठनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारी टर्नओवर को कम किया जाना चाहिए। विच प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट एडवोकेट दैट एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर भी आप देखिए कि ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए कहा गया है कि इस टर्नओवर को कम किया जाना चाहिए, नहीं कहा कि नहीं करना चाहिए, कम किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, ए कर्मियों की स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, और बी कर्मचारियों का पारिश्रमिक मतलब रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सी समता इक्विटी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कर्मियों की स्थिरता मतलब कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। तो ये जो क्वालिटी है मतलब कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी वकालत करता है यहाँ पर कि संगठनात्मक दक्षता बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को टर्नओवर कम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण और निजीकरण पर नीति और प्रक्रिया का उद्देश्य। द पॉलिसी एंड प्रोसेस ऑन लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया आर एम्ड एट। भारत में देखिए उदारीकरण और निजीकरण का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन देखिए, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना और सरकारी नियंत्रण को कम करना, इनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल। आज़ादी, जब देश में आज़ादी हुई उसके बाद में गवर्नमेंट ने सारा कुछ अपने कंट्रोल में किया, लेकिन उसके कुछ समय बाद जब देखा कि जो आर्थिक स्थिति है वो सुदृढ़ नहीं है, कहीं ना कहीं जो आर्थिक जो वित्तीय स्थितियाँ हैं उनमें स्पीड नहीं पकड़ रहे हैं, उनकी गति बहुत धीमी थी, तो उसके तहत जो है ये उदारीकरण और निजीकरण पे जोर दिया गया। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में क्या कहा गया कि विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना और सरकारी नियंत्रण को कम करना, इनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल। तो पहला ऑप्शन ये कहा गया। दूसरा कहा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व और नियंत्रण को निजी संस्थानों को हस्तांतरित करना, ट्रांसफरिंग ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इंटाइटल्स टू प्राइवेट, और सी है अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का विस्तार, एक्सपेंडिंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द। तो देखिए अर्थव्यवस्था में जो तीसरा ऑप्शन कहा गया कि अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका का विस्तार, सरकार की भूमिका तो पहले ही थी, उसको और कम किया गया है प्राइवेटाइजेशन करके, और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्यों, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर आप एक पहला ऑप्शन है कि विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, ये जो लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का पहला एम है कि विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करें और सरकारी नियंत्रण को कम करें, और दूसरा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व और नियंत्रण को निजी संस्थाओं में हस्तांतरित करना। तो ये बी वाला भी उद्देश्य, इसीलिए यहां पर जो राइट आंसर है वो डी, क्योंकि इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सरकार ने उपयोग शुल्क और आयकर छूट में कटौती की अनुमति देकर प्लास्टिक मनी, डेबिट और क्रेडिट और लिस्ट कार्ड के माध्यम से का नेट बैंकिंग के उपयोग को प्रोत्साहित करके ई लेन देन को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव
रखा है, ये व्यावसायिक वातावरण के किस घटक का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि भाई गवर्नमेंट ने क्या किया है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में जैसे ई ट्रांजेक्शन्स का यूज इनकरेज करने के लिए प्लास्टिक मनी जैसे डेबिट क्रेडिट कार्ड, इन सब कार्ड को बढ़ावा दिया है। और नेट बैंकिंग बाय अलाउिंग डिडक्शन इन यूजेस चार्जेस फीस एंड इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे जैसे डेबिट कार्ड का यूज कर रहे हैं तो कुछ छूट दे दिया गया, इसे इनकम टैक्स में छूट दिया है। तो ये करके भारत सरकार ने क्या साबित करने की कोशिश करी है? तो ऑप्शन देखिए कि ये किस बात को प्रतिनिधित्व करता है, बिजनेस इन्वायरमेंट के किस बात को ये प्रतिनिधित्व करता है? तो ए है सामाजिक है मतलब सोशल, बी राजनीतिक है पॉलिटिकल, सी आर्थिक इकोनॉमिक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबो, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबो। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सी मतलब कि आर्थिक। ये कहीं ना कहीं आर्थिक सुदृढ़ता को बनाने के लिए और लोगों को जो कैश ट्रांजैक्शन है उससे कहीं ना कहीं कैश ट्रांजैक्शन को, कैश के लेन देन को कम करके ये प्लास्टिक मनी पे लाने की, या आप यूँ कहिए कि ई ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने के पर्पज से ऐसा किया गया। तो ये एक आर्थिक प्रतिनिधित्व करता है, आर्थिक वातावरण को के विस्तार को तय करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किन चुनौतियों से निपटने के लिए एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जी स्टैंड फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो द इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटेड द एलपीजी रिफॉर्म्स टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ। तो जो लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, उदारीकरण की बात करते हैं, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, मतलब कि भारत देश में जो भी सामान बनता है उसको एक्सपोर्ट करा जाए देश के बाहर, और विदेशों को वहाँ के बाज़ारों को ओपन कर दिया गया है कि यहाँ पर माल वो बेच सकते, इस तरह से ग्लोबलाइजेशन का विस्तार करना। तो कहते हैं ऐसा क्यों किया गया? तो ऑप्शन देखिए, धीमी आर्थिक वृद्धि और भारी रोजगार, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब किस चीज़ की जरूरत लगी कि भाई धीमी आर्थिक जो गति है, आर्थिक वृद्धि है वो बहुत धीमी है, और दूसरा रोजगार की भारी आवश्यकता है। बी कहा गया, अत्यधिक सरकारी नियंत्रण, नौकरशाही को, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल एंड ब्यूरोक्रेसी। सी व्यापक गरीबी और आय असमानता, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वलिटी। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबो, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एलपीजी को गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया एलपीजी को, उसके पीछे यही सब कारण हैं कि धीमी आर्थिक वृद्धि भी है और भारी रोजगार की आवश्यकता भी, यहाँ पे अत्यधिक सरकारी नियंत्रण और नौकरशाही बहुत ज़्यादा है ना। ये भी आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गरीबी और आय असमानता को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे एक से अधिक ऑप्शन बनते हैं, तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियोजन प्रक्रिया में शामिल चरणों के सही क्रम को पहचानिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस। तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस कौन कौन से मतलब स्टेप्स हैं जो कि प्लानिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको चरणबद्ध तरीके से मतलब क्रमागत उसको रखना है। तो ऑप्शन देखिए, कार्यों के वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करना, कार्यों के वैकल्पिक तरीकों की पहचान करना, उद्देश्य निर्धारित करना, परिसर विकसित करना, इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रेमिसेस। बी है उद्देश्य निर्धारित करना, कार्यों के वैकल्पिक तरीकों की पहचान करना, वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करना, परिसर विकसित करना मतलब कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस, इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, डेवलपिंग प्रेमिसेस। सी है उद्देश्य निर्धारित करना, परिसर विकसित करना, कार्यों के वैकल्पिक तरीकों की पहचान करना, वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करना मतलब सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रेमिसेज, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए इन ऑप्शन में से सबसे पहले आप देखिए कि क्या करेंगे। अगर प्लानिंग प्रोसेस को स्टार्ट करें, सबसे पहले आपके पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसको कि आप तय करेंगे कि भाई आपका ऑब्जेक्ट क्या है। प्लान करने से पहले क्या होगा, आपके पास कोई ना कोई उद्देश्य होगा। और दूसरा क्या है, फिर परिसर विकसित करना मतलब फिर उसके बाद ग्राउंड तैयार करेंगे कि हाँ कहाँ पर कैसे काम होना है।
फिर आप देखेंगे कार्यों के वैकल्पिक तरीकों की पहचान करना, मतलब यह है कि अल्टरनेटिव। फिर आप देखोगे कि जो आपने उद्देश्य तय किया है कहाँ पर उसको पूरा करना है, और उनको पूरा करने के लिए आपके पास अल्टरनेटिव तरीके कौन कौन से। एक ही तरीके से थोड़ी ना पूरी कर सकते हैं। अगर आपको एक जगह पे जाना है तो उसके जाने के रास्ते कई हो सकते हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन तरीकों को, अल्टरनेटिव एक्शंस को, कोर्सेज को आप ध्यान दोगे कि कौन कितने कोर्सेज हैं, फिर उनमें से जो अच्छा चॉइस होगा कि हाँ इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर देखेंगे वो क्या है, सी, दैट इज उद्देश्य निर्धारित करना, परिसर विकसित करना, कार्यों के वैकल्पिक तरीकों की पहचान करना, वैकल्पिक तरीकों का मूल्यांकन करना, फिर उसका इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। क्योंकि देखिए बहुत सारे जो आपके पास में अल्टरनेटिव हैं उनमें से कोई एक को ही आप उनमें से सेलेक्ट करोगे, तो इसीलिए इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज भी ये लास्ट स्टेप होगा। और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्लो की आवश्यकताओं के अनुसार निम्नलिखित में पदानुक्रम के से कौन सी आवश्यकताएं पहले पूरी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग नीड मस्ट बी सेटिस्फाइड फर्स्ट। अब्राहम मैस्लो जिन्होंने ये मोटिवेशनल थ्योरी दी है, और मोटिवेशनल थ्योरी में ऐसे उनके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप किसी इंसान की क्या ज़रूरतें होती हैं, तो उनकी इस हिरार्की थ्योरी में उन्हें क्या किया गया, क्रमागत तरीके से उनका विस्तार किया गया, उनका वर्णन किया गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उनमें से सबसे पहली आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं वो आप देख लेते हैं कि ए सुरक्षा आवश्यकताएं, सेफ्टी नीड्स, बी आत्मबोध की आवश्यकताएं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, सी सामाजिक आवश्यकताएं, सोशल नीड्स, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर आप देखिए कि सुरक्षा आवश्यकता, आत्मबोध की आवश्यकता और सामाजिक आवश्यकताएं। देखिए सबसे पहले इंसान को क्या होगा कि भाई उसकी सुरक्षा हो जाए। जब सुरक्षा होगी तभी तो वो समाज के बारे में सोचेगा, सामाजिक आवश्यकताओं के बारे में सोचेगा, और जब सामाजिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी तब जा करके उसको आत्मबोध की आवश्यकताएं, मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की ज़रूरत होगी। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या है कि यहाँ पर प्रथम आवश्यकता जो उसकी है, फर्स्ट उसकी नीड है वो सेफ्टी नीड होगी, सुरक्षा आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो लिमिटेड में 300 लोगों का स्टाफ है जिसे अलग अलग विभागों में बांटा गया है। संगठनात्मक संरचना दर्शाती है कि 100 लोग उत्पादन मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, 150 लोग वित्त विभाग में है, 20 लोग प्रौद्योगिकी विभाग में और 30 लोग मानव संसाधन विभाग में काम करते हैं। कंपनी द्वारा अपनाए जा रहे संगठनात्मक ढांचे के प्रकार की पहचान कीजिए। इंडिगो लिमिटेड हैज ए स्टाफ ऑफ 300 पीपल विच इज ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपिक्ट दैट 100 पीपल वर्क इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 150 in फाइनेंस डिपार्टमेंट, 20 in टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एंड 30 in ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ। तो देखिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात, जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए, कार्यात्मक संरचना फंक्शनल स्ट्रक्चर, बी प्रभागीय संरचना डिविजनल स्ट्रक्चर, सी अनौपचारिक संरचना इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, और फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो देखिए ऊपर की जो तीन चीजें लिखी हुई है, तो देखिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है और उसमें डिपार्टमेंट सबके अलग अलग होते हैं, सारे डिपार्टमेंट अलग अलग काम करते हैं, जिसमें कि आप कह सकते हो कि फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स का डिपार्टमेंट अलग है, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट अलग है, HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट अलग है। तो होता क्या है कि जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती तो उनके सारे डिपार्टमेंट ये अलग अलग काम करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप कहें तो एक तरह से जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के अचीवमेंट के लिए एक एकता की ज़रूरत होती है ना, यहाँ पर कमी होती, क्योंकि हर कोई अपने डिपार्टमेंट के प्रति उसकी जवाबदेही होती है। दूसरा क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर कहाँ पे खड़ी होती है, जहाँ पर एक ही कंपनी के अंतर्गत उसके कई प्रोडक्ट होते हैं, और एक जैसे आप यूँ कह सकते हैं कि जैसे एक शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर उनके कई चीज़ों के लिए डिविजन्स बनाए गए हैं, कई प्रोडक्ट लाइंस हैं उनकी,
और वहाँ पर सबके लिए अलग ना करके यहाँ पर कंबाइंड के रूप में ये प्रोडक्शन मैनेजर और ये फाइनेंस मैनेजर, या आप देखिए हर एक डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ये सब मौजूद होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर कहा दिखाया गया है कि एक संगठनात्मक संरचना है जिसमें कि इतने इतने लोग काम कर रहे हैं अलग अलग, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं ये जो दर्शाता वो फंक्शनल स्ट्रक्चर को ही दर्शाता है। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार्यात्मक संरचना, फंक्शनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिनिधि मंडल की विशेषता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, किसी कार्य को सौंपना। कार्य कौन सौंपता है, सुपीरियर के द्वारा सबॉर्डिनेट को काम सौंपा जाता है, और इस प्रोसेस में जो अपनी अथॉरिटी है वो किसके पास में रहती, जिम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस काम की, वो जिम्मेदारी रहती है सुपीरियर के पास। मतलब काम को तो सबॉर्डिनेट को सौंपा जाता है, लेकिन उसकी जवाबदेही कहीं ना कहीं किसके पास, सुपीरियर के पास होती है, उसे तय करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन है, अधीनस्थ को सभी निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करना, कि प्रोवाइडिंग ऑल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट। तो कहते हैं कि इफेक्टिव डेलीगेशन का मतलब क्या है, कि सारे निर्णय लेने का अधिकार किसको दे दो, सबॉर्डिनेट को। बी कहते हैं अधीनस्थ को सीमित निर्णय लेने का अधिकार देना, कि कुछ निर्णय आप ले सकते हो, ग्रांटिंग लिमिटेड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट। सी अधीनस्थ को उचित निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करना, ग्रांटिंग एप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट। डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी, दैट इज अधीनस्थ को उचित। देखिए अब जब सबॉर्डिनेट को आपने अपने कार्यों का क्या कर दिया है, अपने कार्यों को सबॉर्डिनेट को डेलीगेट किया है, सौंप दिया है, तो वहाँ पर ये नहीं तय करना है कि अधीनस्थ को सभी निर्णय लेने के लिए अधिकार प्रदान करना या कम। यहाँ पर उचित निर्णय लेने के लिए उसको अधिकार प्रदान करना है, ग्रांटिंग अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाफिंग की रणनीति तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया जाना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन इज टू बी मेड व्हाइल डिवाइजिंग द स्ट्रेटेजीज टू स्टाफिंग। ऑप्शन देखिए, जनशक्ति आवश्यकताओं। अब स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि रिक्रूटिंग राइट पर्सन एट राइट प्लेस, सही जगह पर सही व्यक्ति का चयन करना ही स्टाफिंग कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन इज टू बी मेड व्हाइल डिवाइजिंग द स्ट्रेटेजीज टू स्टाफिंग। तो ऑप्शन देखिए क्या है, ए जनशक्ति आवश्यकताओं की योजना बनाना, प्लानिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। बी नौकरी चाहने वालों सहित श्रम बाजारों का भौगोलिकरण वितरण, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर मार्केट्स कंप्राइजिंग जॉब सीकर्स। सी है भर्ती प्रक्रिया में गतिविधियों को क्रमबद्ध करना, सीक्वेंसिंग द एक्टिविटीज इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है, आप देखिए जब भी कभी स्टाफिंग की बात करते तो यहाँ पर जनशक्ति आवश्यकताओं की योजना बनाना कि भाई कितने लोगों की ज़रूरत है, पहली बात ये नीड होती। दूसरा नौकरी चाहने वालों सहित श्रम बाजारों का भौगोलिकरण वितरण, कि जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर मार्केट कंप्राइजिंग जॉब सीकर। सी है भर्ती प्रक्रिया में गतिविधियों को क्रमबद्ध करना, सीक्वेंसिंग द एक्टिविटीज इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन सही है, मतलब एक से अधिक ऑप्शन हो सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी उपर्युक्त में से एक से, मोर देन वन ऑफ द एबव, मतलब एक से अधिक ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरण किसी विशिष्ट समय पर किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति का स्नैपशॉट प्रदान करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड्स अ स्नैपशॉट ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। तो यहाँ पे दो चीज़ें बात करिए, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। क्वेश्चन में आप समझेंगे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ की बात करेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट होता है। इनकम स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जब फाइनेंशियल पोजीशन जो बताता है वो बैलेंस शीट बताता है। जब भी कभी क्वेश्चन में आप देखें कि स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, इसका मतलब कि स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 31 मार्च, 31 दिसंबर,
एक दिन के पर जो भी पूछा जाता है या बताया जाता है तो वो क्या होता है, बैलेंस शीट। याद रखिएगा बैलेंस शीट। हालांकि ऑप्शन देख लेते हैं, ए आय विवरण इनकम स्टेटमेंट, बी नकदी प्रवाह का विवरण स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, सी बैलेंस शीट, और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षु को अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स टू प्रोवाइड ब्रॉड ट्रेनिंग टू इनेबल द ट्रेनी टू टेक अप ए वाइड वैरायटी ऑफ टास्क विद इन हिज फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन ने कहा है कि इनमें से कौन से ऐसा ट्रेनिंग है जिसमें कि एक पर्सन को अपने स्पेशलाइजेशन के अंदर वेरियस टास्क परफॉर्म करने के लिए उसको इनेबल करता है, उसको क्या बनाता है, सक्षम बनाता है ना। क्या कहा गया, एक विशेषज्ञता के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ऑप्शन देखिए, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब हो गया कि ट्रेनिंग भी हो रही है जॉब पे, एक्चुअल जॉब पोजीशन जहाँ वहाँ पे ट्रेनिंग। बी है प्रदर्शन डिमॉन्स्ट्रेशन की, मतलब एक डेमो, ये देख करके सारी चीज़ें सीख रहे हैं। सी है एक तरह शागिर्दी जिसको बोलते हैं अप्रेंटिसशिप, है ना, कि आप वहाँ पे वर्क भी कर रहे हो और आपको जो है वहाँ पर कहीं ना कहीं आप अप्रेंटिसशिप के दौरान में एक्चुअल वर्क में आप काम भी कर रहे हो, प्लस आपको एक अमाउंट आप कह सकते हो कि प्रीमियम आपको इंसेंटिव भी मिल रहा है। डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव। ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शागिर्दी, दैट इज अप्रेंटिसशिप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रेंटिसशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशील पूंजी शब्द का क्या अर्थ है। देखिए जो भी पूंजी की बात होती है तो यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल होती है और वर्किंग कैपिटल होती है। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, ऐसी पूंजी जो कि असेट्स में फिक्स हो जाती है, लंबे समय के लिए ब्लॉक हो जाती है। जनरली ये लॉन्ग टर्म कैपिटल से एक्वायर करी जाती है, मतलब कि ये लंबे समय के लिए होती है, जैसे कि आपने मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, ये सब लगाने के लिए। दूसरा क्या है कि आपने मशीनरी तो खरीदी है लेकिन उस बिजनेस को चलाने के लिए या आप मशीनरी से प्रोडक्शन करने के लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, आपको रनिंग कैश की ज़रूरत है, वेजेस पेड करने की ज़रूरत है, एक्सपेंसेज मीट आउट की ज़रूरत है। तो इन सब के लिए क्या होगा, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। और ये साल भर क्या होती है कि साल भर के अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाए उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। मतलब आप कह सकते हो कि करंट असेट। अच्छा, जब भी वर्किंग कैपिटल की बात होती है तो इसका फार्मूला था करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को मतलब चालू संपत्ति से चालू दायित्व को माइनस कर लीजिए। जब कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल तो आप समझ लीजिए सिर्फ करंट असेट को, उसमें से अगर करंट लायबिलिटी ना भी घटाई जाए तो भी उसको आप ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और नेट वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल की बात होती है तो करंट असेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दिए। तो देखिए ऑप्शन में किसी कंपनी का दीर्घकालिक ऋण, लॉन्ग टर्म डेप्ट ऑफ ए कंपनी। बी अचल संपत्तियों में निवेश, द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स। सी वर्तमान परिसंपत्तियों और वर्तमान देनदारियों के बीच अंतर, द डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव। और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। याद रखिए कि वर्किंग कैपिटल का फार्मूला ही होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्यमी अत्यंत कार्योन्मुख होते हैं। इंटरप्रेन्योर्स आर एक्सट्रीमली टास्क ओरिएंटेड। किस तरह के उद्यमी हैं जो कि अत्यंत कार्योन्मुख होते हैं। तो ऑप्शन देखिए, इसमें कई ऑप्शन दिए हैं। तकनीकी उद्यमी, टेक्निकल हैं। बी अवसर की प्रतीक्षा करने वाले, फेबियन। और सी प्रेरित, इंड्यूस्ड। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द एबव। और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ। तो जैसे कहा गया कि उद्यमी क्या होते हैं, नई इनोवेटिव आइडियाज को लेकर के और रिस्क लेकर के वो काम करते हैं आगे। लेकिन जहाँ पर बात करी गई कि किस तरह के उद्यमी ऐसे होते हैं जो अत्यंत कार्योन्मुख होते हैं, तो याद रखिए इसका आंसर क्या होगा, तकनीकी। जो तकनीकी उद्यमी होते हैं, जो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो अत्यंत ही कार्योन्मुख होते हैं, एक्सट्रीमली टास्क ओरिएंटेड होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन जुटाने की एक विधि के रूप में क्राउड फंडिंग का उद्देश्य क्या? व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्राउड फंडिंग एज ए मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स? ऑप्शन देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वित्तीय संस्थानों से धन जुटाना, टू रेज फंड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी एजेंसियों से धन जुटाना, टू रेज फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसी थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़ी संख्या में व्यक्तियों से धन जुटाना, टू रेज फंड्स फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए, जब भी क्राउड फंडिंग की बात होती है तो क्राउड फंडिंग क्या होता है कि ये जो भी ऑनलाइन माध्यम हैं उनमें इंडिविजुअली लोगों से फंड्स को रेज करना ही, इकट्ठा करना ही क्राउड फंडिंग कहलाता है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, दैट इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़ी संख्या में व्यक्तियों से धन जुटाना। तो यहाँ पे 2-3 बातें कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम कैसा होगा? ऑनलाइन। दूसरा क्या होगा? बड़ी संख्या में व्यक्तियों से धन जुटाना, टू रेज फंड्स फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज जिनको बोलते हैं, तो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट केम इन फोर्स, कब से ये स्टार्ट हो, कब फोर्स में हुआ, कब से ये अधिनियम लागू हुआ? ऑप्शन देखिए 2006, 2006, बी 2009, सी 2012, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड बाजार का उद्देश्य क्या? व्हाट इज द पर्पज ऑफ बॉन्ड मार्केट? कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग ऑफ कंपनीज। बी है सरकारी ऋण प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट डेप्ट सिक्योरिटी। सी है निजी संस्थानों की ऋण प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन डेप्ट सिक्योरिटीज। डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो देखिए, बॉन्ड बाजार का उद्देश्य क्या होता है? ये कहीं ना कहीं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट डेप्ट सिक्योरिटीज, जब सरकार को ऋण चाहिए होता है सरकार उन बॉन्ड को इशू करती है और उस बॉन्ड के इशू के जरिए लोगों से पैसा जुटाती है, मतलब फंडिंग करती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, सरकारी ऋण प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट डेप्ट सिक्योरिटीज। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन जिस पर डिस्कशन हुआ, और होपिंग कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी। हमारे साथ तैयारी करना है, आपको चीज़ों को इन डेप्थ समझना है, गहराई से समझना है। एग्ज़ाम में जा कर के आप चाहते हो कि आपको वहाँ पर सफलता प्राप्त हो, तो इसके लिए हमारे पास आपके लिए कुछ है, दैट इज़ कि हम कोर्स आपके लिए लॉन्च कर रहे हैं। पहला कोर्स हमारा जो कि फुल कोर्स है बीपीएससी एंटरप्रेन्योरशिप का, जो ये अभी सेकंड एग्ज़ाम आपका होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फुल कोर्स है, इसके में टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन लाइव क्लासेज, ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट, कुल मिला करके कि आपको ये सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली है। दूसरा है, अगर आप सिर्फ हमारे टेस्ट सीरीज को लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। होपिंग दैट कि आप हमें जल्दी ही ज्वाइन करेंगे और हमारे कोर्सेज में आप इनरोल करेंगे। थैंक यू सो मच। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.